दोस्तों नमस्कार। सोने की चिड़िया तो है भारत, कीमत लगाइएगा तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। और अगर समूचे भारत की ही कीमत कोई लगाने लग जाए तो यकीन जानिए वह फिर दुनिया में सबसे रईस शख्स होगा। इस दौर का एक अनूठा सच है कि हर चीज को मोनेटाइज कर दो। इस देश का एक अनूठा सच है, जहां गरीबी है, जहां मुफलिसी है, जहां भूख है, जहां मौत है, वहीं से सबसे ज्यादा कमाई कॉरपोरेट की है। वहीं से चुने जाने वाले सांसद सबसे रईस होते हैं। और इस देश के भीतर में कैसे मुनाफा बनाया जाता है, कैसे कमाया जाता है, कैसे सत्ता पाई जाती है, और इन सब के बीच आइए कुछ लकीरों को खींचते हैं। इस देश के 2 बड़े स्टेडियम, उनकी कीमत 11,000 करोड़ रुपए। जी, यह नेशनल स्टेडियम है। इस देश के लगभग 9 पोर्ट्स और उसके इर्द गिर्द का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कीमत है 13,000 करोड़ रुपए। इस देश के लगभग 25 एयरपोर्ट, कीमत है तकरीबन 21,000 करोड़। इस देश में माइनिंग यानी 160 कोल माइनिंग और उससे जुड़े हुए जो 761 ब्लॉक हैं, उनकी कुल कीमत है 32,000 करोड़ रुपए। इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर किसानों का अनाज रखने के लिए जो गोडाउन्स या जो वेयरहाउस हैं, उसकी भी कीमत है तकरीबन 29,000 करोड़ रुपए। इस देश का जो टेलीकॉम सेंटर है, टेलीकॉम सेंटर के बीच में जो भी आपको भारत नेट सर्विस दिखाई देता है, जिसको तकरीबन 2,86,000 किलोमीटर तक अपनी तार को बिछाना है, उसकी कीमत है तकरीबन 39,000 करोड़ रुपए। इस देश के भीतर में जो गैस पाइपलाइन है, वो अलग अलग तरीके से सरकारी कंपनियों के मातहत है, जिसमें GIL है, जिसमें HPCL है, जिसमें IOC है। वह भी, उसमें भी तकरीबन 12,000 किलोमीटर, उसकी भी एक कीमत है और वह तकरीबन 46,000 करोड़ की है। इस देश में जो पावर ट्रांसमिशन है, पावर जनरेशन है, जिसको NHPC करता है, जिसको NTPC करती है, जिसको इस देश के भीतर में दूसरी तमाम सरकारी कंपनियां करती हैं, उसमें भी अगर 5,000 मेगावाट के हाइड्रो, सोलर या फिर विंड पावर को अगर बेच दिया जाए तो उसकी कीमत आएगी तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया। और अगर रेल में अगर 400 स्टेशन, 1,500 रेलगाड़ियां, रेलवे ट्रैक, कीमत तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए। और सड़कों में भी नेशनल हाईवे तकरीबन 26 से 27,000 किलोमीटर अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा रहा है तो उसकी कीमत है तकरीबन 1,60,000 करोड़ रुपया। अब सबको जब जोड़िएगा तो आप कहेंगे कितनी रकम बनती है। यह तकरीबन आपको 5.5 से 6.5 लाख करोड़ की रकम बनती है। यह सब मोनेटाइजेशन की दिशा में बढ़ चुके हैं, सरकार तेजी से काम कर रही है। लेकिन आज सवाल सिर्फ इतना बड़ नहीं है कि दरअसल देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा कहां से आएगा। सरकार अपने तौर पर कुछ भी चलाना नहीं चाहती है। सरकार चाहती है सब कुछ बेच दिया जाए। लेकिन फिर इस देश के भीतर सरकार का काम क्या है, और सरकार किस काम के हिसाब से इस देश से वोट पा लेती है। हमें लगता है आज पहले इसको समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश में किस तरीके से पॉलिटिशियन सत्ता पाते हैं, कॉरपोरेट मुनाफा बनाता है, और जनता गरीबी, भुखमरी, असमानता में ही जीने को मजबूर रहती है। यह खेल होता कैसे है? क्योंकि मौजूदा सरकार ने प्लानिंग कमीशन तो खत्म कर दिया। जब भारत में पहली बार आजादी के बाद प्लानिंग कमीशन की जब रिपोर्ट निकल कर आई तो उस रिपोर्ट में कुछ बातों का जिक्र था, और उस तमाम बातों के भीतर एक जिक्र था कि इस देश के भीतर में तकरीबन 75 जिले ऐसे हैं जो बेहद गरीब जिले हैं। 75 जिलों की फहरिस्त नेहरू के वक्त में 50 के दशक में, यानी आज से लगभग 70 वर्ष पहले ही तय कर ली गई। इस देश के भीतर में लगभग 75 सबसे गरीब जिले कौन कौन से हैं। उसमें बहुत बड़ा इलाका बुंदेलखंड का भी था, उसमें एक बड़ा इलाका बस्तर का भी था, उसमें एक बड़ा इलाका पलामू का भी था, उसमें संथाल परगना का भी इलाका था, नॉर्थ ईस्ट के भी कई जिले उसमें आते थे, उसमें दक्षिण भारत के भी बहुत सारे जिले आते थे। लेकिन इन 70 बरस के भीतर में एक के बाद एक प्रधानमंत्री आते चले गए, चलते चले गए। हर किसी ने अपने लिहाज से गरीब जिलों को कहीं ज्यादा रईस बनाने की दिशा में सोचना शुरू किया, लेकिन जिलों में कमी नहीं आई। यह अलग मसला है कि जिले धीरे धीरे टूटकर 2 और 3 जिलों में तब्दील होने लगे। लेकिन आखिरी वक्त तक, यानी जैसे आप सफर को शुरुआत कीजिएगा, आखिरी रिपोर्ट
पीवी नरसिम्हा राव के वक्त आती है और उसमें एक सुधार के साथ चीजें जब आगे बढ़नी शुरू होती है तो उसको वाजपेयी सरकार भी अपने तौर पर मानती है। हां, इस देश में गरीब जिलों को कहीं ना कहीं मुख्यधारा से जोड़ना होगा। ये गरीब जिले कैसे हैं, कौन से हैं गरीब जिले? क्योंकि अब तो प्लानिंग कमीशन है नहीं, अब तो नीति आयोग है और मोदी सरकार है। तो नीति आयोग ने इस देश के 115 जिलों को चुना और नाम बदल दिया, नाम कर दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी अब वो पुअर जिले नहीं बचे। लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट निकल कर आई, उस रिपोर्ट में खुद नीति आयोग ने माना दरअसल हम जिन जिलों का जिक्र कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, एजुकेशन नहीं है, कम है, बहुत कम है, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कम है, वाटर रिसोर्स बेहद कम है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो वहां मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ नहीं पा रहा है, यानी हेल्थ, एजुकेशन और जो किसानी है, इन सब को लेकर काम करने की जरूरत है। और उसमें यह जानकारी निकल कर आई कि स्थिति तो इतनी नाजुक है कि इन जगहों पर बेसिक चीज दे दीजिए, स्कूल दे दीजिए, आंगनबाड़ी दे दीजिए, राशन की दुकान दे दीजिए, मनरेगा चला दीजिए, मिड डे मील दे दीजिए, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन चला दीजिए, पीने का साफ पानी दे दीजिए। यह भी असंभव सी बात लगने लगी बीते 3-4 बरस के भीतर। लेकिन आपके जहन में एक सवाल जरूर होना चाहिए, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और एक वक्त ये पुअर डिस्ट्रिक्ट थे, यानी इस देश में आजादी के साथ जो गरीब जिलों का जिक्र है, वहां रहने वालों की तादाद और वहां से चुने जाने वाले सांसदों और विधायकों की स्थिति, बीते 70 बरस का सच यह है कि इस देश के भीतर में जो 115 जिले हैं जो अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिया गया, और जब 75 जिले पुअर हुआ करते थे, वहां से जो भी सांसद चुने गए 91 के बाद से सभी करोड़पति होते चले गए। 91 से पहले करोड़पति नहीं हुआ करते थे, लखपति हुआ करते थे। लेकिन 91 के बाद से स्थिति बननी शुरू हुई और 21वीं सदी में यानी सन 2000 के बाद तो यहां के सांसद अरबपति होने लगे, विधायक अरबपति होने लगे, लेकिन जनता और ज्यादा मुश्किल हालात में होती चली गई। आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए कि 115 क्या पूरे देश में है? यकीनन पूरे देश में है। और इन जिलों के भीतर में तमाम जगहों पर तमाम बड़े कॉरपोरेट्स की इंडस्ट्रीज चलती है। उस इंडस्ट्री से उनको सबसे ज्यादा लाभ होता है और उस मुनाफे को लेकर वह पॉलिटिकल पार्टी को फिर पैसा दे देते हैं। यह एक साइकिल चलती रहती है और इसमें गरीबी, मुफलिसी, भुखमरी, मौत, यह सब कुछ इन तमाम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के भीतर का एक अनूठा सच है जो इससे पहले गरीब जिले हुआ करते थे। आंध्र प्रदेश के 3 जिले, अरुणाचल प्रदेश का 1 जिला, असम के 7 जिले, बिहार के 13 जिले, छत्तीसगढ़ के 10 जिले, गुजरात के भी 2 जिले हैं, नर्मदा और दाहोद, हरियाणा का भी 1 जिला है मेवात, हिमाचल प्रदेश का 1 जिला, जम्मू कश्मीर के भी हैं 2, उसमें कुपवाड़ा और बारामूला भी आता है। झारखंड के तो सबसे ज्यादा 19 जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। आप कल्पना कर रहे हैं, गोड्डा वो जगह पर है जहां पर अडानी ने अपना पावर सेंटर लगा दिया और वो बांग्लादेश को वहां से ऊर्जा पैदा करेगा और वहां से बांग्लादेश को बेचेगा। लेकिन गोड्डा अपने तौर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है और संथाल परगना के हिस्से की जानकारी 1950 में नेहरू ने की थी और जानकारी अपने तौर पर राजेंद्र प्रसाद ने अपने पहले भाषण में इस बात का जिक्र किया था। पलामू का इलाका, संथाल परगना का इलाका, बस्तर का इलाका, इन सबको मुख्यधारा से जोड़िए। यहां के पार्लियामेंट्रीज, यहां के विधायक, ये सब इनके लिए काम करें, यहां पर विकसित करें। लेकिन जो यहां से चुना गया रईस हो गया और यहां की स्थिति और बद से बदतर होती चली गई। सिम्बू माइंस का बड़ा इलाका है, वह भी इसके हिस्से में आता है। पाकुड़, पलामी, लातेहार, ये सभी जो हैं झारखंड के इलाके हैं। लेकिन कर्नाटक, रायचूर, यदगीर, मध्य प्रदेश के 8 जिले हैं, कर्नाटक के 2 जिले हैं। अब मध्य प्रदेश के 8 जिलों में जब जाइएगा तो सीमेंट की फैक्ट्री और माइनिंग कमोवेश आपको हर जगह मिलेगी। कॉरपोरेट्स की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इन जगहों पर चल रही होगी। सिंगरौली उसमें सबसे शानदार जगह है जो पावर सेक्टर के लिए मशहूर है। लेकिन यहां के लोग अभी भी गरीबी और मुफलिसी में जीते हैं। इसी तरीके से जब आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो उसमें भी टॉप कॉरपोरेट्स आपको महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दिखाई देंगे। बॉर्डर इलाका है, आंध्र प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, लेकिन यहां पे बड़ी तादाद में कॉरपोरेट हैं। लेकिन यह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके अलावे नंदुरबार, वाशिम, उस्माना